हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक अहम मुद्दा मतलब जो आप लोग करते आ रहे हो। आई थिंक सारे बच्चे प्री बोर्ड दिए होंगे और आपको अपना रिजल्ट अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। ठीक है, रिजल्ट पता होने के बाद आपको ये चीज़ें पता है कि आपने आंसर कैसे लिखा है। आपको ये लगता है कि जो मैंने आंसर लिखा है वो फुल्ली एग्जैक्ट मतलब 100% राइट है। लेकिन जब कॉपी चेक होकर आई होगी और आपके पास जब मार्क्स मिले होंगे तो आपसे ये आपको लगता होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो कमी है। तो मेरे ख्याल से आप उन सारी कॉपीज़ को लेकर अपने आप को चेक करो कि कहाँ पे एरर है और क्यों एरर है। मतलब आप ये सोचते हो कि अगर किसी चीज़ का हम आंसर लिखे हैं तो वो जो आंसर है वो हमारा मतलब एग्जैक्ट है, हमने सही लिखा है, लेकिन उसमें डिमांड क्या हो रहा है उस क्वेश्चन को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। रही बात कि आप अगर पढ़ने के लिए बैठते हो ना तो आपको ये लगता है कि भाई हमें तो सारे आते हैं, ये चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर आते हैं, ये चैप्टर आते हैं, हाँ केमिस्ट्री पूरा हो गई, बायो पूरा हो गई, फिजिक्स पूरा हो गई। लेकिन कमी कहाँ पर आता है? तो कमी रहता है कि आप उसको जो उसका जो रिटन है, जो उसका मतलब करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। रिटन मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए। जो बीच के क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहले वो एनसीईआरटी पूरा ख़त्म करके फिर करना क्या है कि आप जो भी सैम्पल पेपर आए हैं ना, सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं और उसको चेक करा के उसमें मार्क्स आप अच्छे ऑब्टेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बोर्ड में कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, और आप मार्क्स अच्छे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर। आप ये सोचते हो कि ऑब्जेक्टिव को हम आसान लेते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 1 का 4 हो गया तो आप ये कर लेते हैं और आप निकल जाते हैं। 1 से 20 तक नंबर लिख लेते हैं और फिर कुछ बच्चे तुक्का मारते हैं, कुछ किसी से पूछ के मारते हैं, कुछ इस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन मतलब एक एक लाइन से हर एक चीज़ आपको करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन का करने का मतलब क्या है कि मान कर चलो कि कोई क्वेश्चन आपके पास सामने आ जाता है जो चलो C6H12 और O6 है। ठीक है, और ये आपके ऑक्सीजन से मतलब रिएक्ट होता है, जो रेस्पिरेशन आपके पास रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O आ जाता है, अब प्लस एनर्जी आपके पास आ जाता है। अब आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे तो रिएक्शन याद है अब इसको बैलेंस करके पूछ देगा बताओ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बैलेंस करना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि दिक्कत कर देते हैं, ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे ना, जो इसके आगे नंबर्स लगे होते हैं, जैसे मारो कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 6 लग गया, तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसके अंदर जो है उसकी एटॉमिसिटी बताइए। एटॉमिसिटी बताने का मतलब समझ रहे हो कि आप जो पहले पढ़े हो उसका भी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपका यूज कर सकता है ना। और ये कहाँ पे रिएक्शन यूज होता है, क्यों एक्सोथर्मिक कहते हैं, तो आप एक एक चीज़ उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, अन्यथा आप क्या करोगे, तुक्का ही लगाते रहोगे। मतलब एक बच्चे को देखो, सिंपल सी मैं कह रहा हूँ, एक बच्चे को एक क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बच्चे कहते हैं कि भाई मैं तो सॉल्व कर पा रहा हूँ, तो मान लीजिए ये है 0 से 10, 10 से 20 है, ऐसे करके क्वेश्चन है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चे क्वेश्चन नहीं समझते हैं। जब मैं देखा कि भाई उसकी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है तो पता चला कि उस क्वेश्चन से समझने में उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। अब मान लो यहाँ पे 10 है, 12 है, 10, 1 है, 5, ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कि सम ऑफ लोअर टर्म ऑफ मीडियम क्लास एंड लोअर टर्म ऑफ मोड क्लास। अब आप खुद देखो कि मोड क्लास का लोअर टर्म क्या है, मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो 12 है, 12 के अंदर जो लोअर टर्म है 10 है। और आपसे पूछ दिया मीडियम का लोअर टर्म, तो मीडियम पहले 22, 22, 23 एंड 28। 28 का मतलब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 14, और 14 किस में आएगा बताइए, तो ये 10 है, 10 से 12 प्लस करने पे 22 आता है, मतलब इस वाले क्लास में आएगा, तो इसका भी 10 हो गया, तो हो गया 20। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करके तुक्का मार रहे हैं कि कुछ भी लोअर टर्म्स हो गए, तो इस तरीके से आपका आंसर गलत होने वाला है। सो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव ना समझे, ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए आप सैंपल पेपर को पढ़िए एंड क्वेश्चंस को समझिए। बहुत आसान होता है करना, लेकिन आप क्या करते हो घबराहट में,
आप ये कहते हो कि भाई ये होगा वो होगा, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं टोटली, ठीक है। बट क्वेश्चंस काफ़ी आसान होता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा, मतलब देखना कि कैसे आसान होते हैं, इजीली कैसे सॉल्व हो जाते हैं। हायर माइंड आपको यूज नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। लोअर माइंड बट कंसेप्ट आपको यूज करना है कि एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एंड बिना घबराहट के आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। मान के चलिए आप इसमें कह सकते हैं अपर लिमिट एंड प्लस लोअर लिमिट का प्लस बताइए, आप उसमें अपर लिमिट सिर्फ पढ़े और उसका सम नहीं देखे तो आप 20 लगा देंगे। तो इस तरीके से गलती हो सकता है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, समझ रहे हो बात को, और अगर समझ के करते हो तो आसान हो जाए। बट रिटेन का प्रैक्टिस करना एकदम से जरूरी है। रिटेन प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि फेक राइटिंग, मतलब आपको कोई चीज़ आता है तो आप ऐसे नहीं आए कुछ भी आप उसको जो है डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। आपको टू द पॉइंट करना है, क्योंकि कोई भी टीचर अगर क्वेश्चंस को मतलब चेक कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि इसका आंसर में एक पॉइंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उसमें बच्चे लिखा है कि नहीं लिखा है। बेशक आप पूरा एक पेज भर देंगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप उस क्वेश्चन में वो वाले पॉइंट नहीं लिखते हैं जो उसके अंदर नीड है, ठीक है ना। तो नीड के अकॉर्डिंग आंसर लिखो, चाहे आप एक लाइन में लिख रहे हो या 2 लाइन में लिख रहे हो। बिकॉज साइंस के अंदर आप देखते होंगे बेशक मार्किंग 3 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, तो उसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो कितना हो गया, 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कितने आंसर होगा, 2 से 3 लाइन का। आप क्या करते हो, पूरी पेज भर देते हो, क्योंकि आपको पूरा आता रहता है, ठीक है। जब पूरा आ रहा है तो आप पूरी कहानी बैठ देते हो। जिसको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है चेकिंग करने वाले को, ठीक है, वो देखना चाह रहा है कि उसमें बच्चे ने क्या लिखा है, क्या कॉज लिखा है, कारण क्या जो भी है वो डिमांड है तो करा है कि नहीं करा है, ठीक है। सो उम्मीद इस बात से आप समझेंगे एंड डू योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। बैठने का तरीका आपको बता रखा है। 2 घंटे से कम अगर आप एक सीटिंग में बैठ रहे हैं तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। हर 2 आवर के बाद आप 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का गैप लेके अगेन 2 आवर्स आप बैठते हैं इस टाइम में, तो आप जितना मार्क्स चाहोगे वो मार्क्स आपको मिल जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी दिलाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 15-20 मिनट पढ़ा फिर कहीं और चले गए, फिर 20-25-30 मिनट पढ़ा फिर कहीं और चले गए, तो भैया आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आप बोर्ड की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो, फिर आप क्लास टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। क्लास टेस्ट की तैयारी करना और बोर्ड की तैयारी करना, बोर्ड की तैयारी करने में लगना चाहिए। आपके घर के लोगों को भी लगना चाहिए, नहीं हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बहुत देर बैठ के पढ़ा है। फोन नहीं होना चाहिए उस सामने में, ठीक है। फोन किसी और को दे दो। अगर कोई काम है फोन के ऊपर, मान लो कोई चीज सर्च करना है, जाके सर्च किया फिर फोन पकड़ा दिया कहीं पे, इतना तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो जब आप पढ़ रहे होते हैं तब। मैं नहीं कहता कि पूरा सोशल मीडिया से आप अपनी इंट्रैक्शन खत्म कर दीजिए, लेकिन जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं, मतलब 2 आवर्स 6 घंटे आप एटलीस्ट प्रैक्टिस करके देखो और अपना मार्क्स लिख लेना आपको कितना चाहिए। अगर वो मार्क्स नहीं मिला फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आई होप आप इसी तरीके से करेंगे और मिलते हैं नए क्लास में आपके साथ नए मैटर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।